मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। आज अपन बात करेंगे एमएससी प्रवेश जूलॉजी के पेपर नंबर 3 मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पेपर का नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और उस पेपर की फर्स्ट यूनिट है डीएनए। पेपर नंबर 3 है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब पेपर के बारे में अपन बात करें जनरली अपन बात करें मोलिकुलर बायोलॉजी वर्ड का मीन्स क्या है, मोलिकुलर बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। मोलिकुलर बायोलॉजी का मीन्स क्या होगा, मोलिक्यूल्स यानी कौन से मोलिक्यूल्स, मैक्रो मोलिक्यूल्स की क्या की जाती हो, स्टडी की जाती हो, यानी मैक्रो मोलिक्यूल्स की अपन इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लाइक जैसे प्रोटीन, डीएनए, इनकी स्टडी करेंगे। तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे अपन, मोलिकुलर बायोलॉजी यानी मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करेंगे। मोलिकुलर लेवल पे मींस जैसे प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे, डीएनए की स्टडी करेंगे, डीएनए क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस तरह से डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो अपन पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और पार्ट है इसी पेपर का बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट है इस पेपर का बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स देखो, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड्स में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी मीन्स जो अपन यूजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो मीन्स यानी लिविंग थिंग का यूज करके अपन ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट इसमें क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे एनिमल क्लोनिंग होता है, अपन क्लोन तैयार करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियोनिक टेक्नोलॉजी है, वो सभी टेक्नोलॉजी किसके अंदर आती है, बायोटेक्नोलॉजी में। और उन्हीं सभी टेक्नोलॉजी का यूजेस किसके लिए होता है, ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए होता है, ठीक है। तो पेपर है अपना एमएससी प्रवेश जूलॉजी का पेपर नंबर 3 है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और इस पेपर की फर्स्ट यूनिट है डीएनए, ठीक है। इस पेपर की क्या है, फर्स्ट यूनिट है डीएनए। ठीक है, इसकी फर्स्ट यूनिट है डीएनए। डीएनए की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर अपन बात करेंगे डीएनए के अंदर क्या क्या, डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। डीएनए के अंदर इसमें अब कंटेंट क्या क्या लेते हैं, यानी क्या क्या इसके अंदर अपने को पढ़ना है, उसके बारे में सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में डीएनए इक्विवेलेंस रूल। सबसे पहले अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, डीएनए इक्विवेलेंस रूल। डीएनए इक्विवेलेंस रूल, ये रूल्स दिया था किसने, चारगाफ ने दिया था और इसको दूसरा नाम से अपन जानते हैं चारगाफ रूल, दूसरा इसको जानते हैं चारगाफ रूल। इसके अंदर अपन डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। इसने क्या दिया था कि प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, पिरिमिडिन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्यूरिन के अंदर क्या क्या होते हैं, पिरिमिडिन के अंदर क्या क्या होते हैं, ये पूरा जनरल अपन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे या पूरा अपन डिटेल से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और ट्रिप्लेक्स डीएनए, यानी तीन, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डबल स्ट्रैंड और अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें ट्रिपल डीएनए, जी क्वाड्रेट डीएनए, कुर्सिफॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन डिटेल से अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करें जैसे
ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए इक्विवेलेंस रूल। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, डीएनए इक्विवेलेंस रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज चारगाफ रूल। इसको किस नाम से जाना जाता है, चारगाफ रूल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चारगाफ ने की थी, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, चारगाफ रूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो प्रपोज्ड बाय एरविन चारगाफ इन 1950। ठीक है, ये कब प्रपोज किया गया था, 1950 में प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था रूल्स, एरविन चारगाफ के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, डीएनए इक्विवेलेंस रूल। इन 1948 चारगाफ एनालाइज्ड बेस कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। 1948 में क्या चारगाफ एनालाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बेस कंपोजिशन। चारगाफ एनालाइज कर रहा था क्या, बेस कंपोजिशंस को एनालाइज कर रहा था। बेस कंपोजिशन मींस जो डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके कंपोजिशंस की उसने किया था, वो उसने एनालाइज कर रहा था। ठीक है, ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उसने क्या किया, जो बेस कंपोजिशन थे उनको एनालाइज किया। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे डिटेल्स में पढ़ते हैं अपन, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक पेपर होता है उसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, जो भी अपन कंपाउंड लेते हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, दिस रूल इज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी की बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की डिस्कवरी की थी। डबल स्ट्रैंडेड मॉडल प्रपोज किया था, किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो उसको समझने के लिए ये सबसे क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन 1915 चारगाफ डिस्कवर्ड दैट द डीएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो चारगाफ था उसने दो रूल दिए। चारगाफ था उसने क्या किया, दो रूल दिया। एक तो क्या दिया था कि इन डीएनए देयर इज ऑलवेज इक्वलिटी, देयर इज ऑलवेज इक्वलिटी इन क्वांटिटी बिटवीन द बेस यानी एडेनिन एंड टी मीन्स थाइमिन एंड बिटवीन द बेस जी एंड सी। यानी क्या कहना चाह रहा है, इन डीएनए देयर इज ऑलवेज इक्वल, यानी डीएनए के अंदर जो डीएनए देयर इज ऑलवेज इक्वलिटी इन इंपॉर्टेंट इक्वलिटी इन क्वांटिटी बिटवीन द बेस ए एंड टी बिटवीन द बेस जी एंड सी। इसका मतलब क्या है, ए और जी क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। ये अपन जब नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तब वहां पर अपन देखेंगे कि ए और जी क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। और प्यूरिन किसके बराबर होते हैं, पायरामिडिन के बराबर होते हैं। यानी जितने डीएनए के अंदर एडेनिन होंगे उतना ही डीएनए के अंदर क्या होगा, थाइमिन होगा। जितना यहां पर आएगा थाइमिन, यहां पर सी की जगह जी की जगह क्या आएगा, थाइमिन आएगा। यानी जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे। जितने गवानीन होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। ये बताया था कि रूल फर्स्ट में क्या कहा था कि प्यूरिन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, पायरामिडिन होंगे। मान लो जैसे एक डीएनए कंटेन है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, ये इसके अंदर 100 बेस पेयर है, इसके अंदर क्या है, 100 बेस पेयर है। मान लो यहां पर 100 बेस पेयर है, 60 क्या है, एडेनिन है। ठीक है, और 30 क्या है, गवानीन है। यहां पर मान लो यानी 30 ना लेके अपन लेते हैं 60 एडेनिन है, तो 60 एडेनिन है तो एडेनिन के साथ बाइंड होता है थाइमिन, तो थाइमिन कितने होंगे, 60। थाइमिन कितने होंगे, 60 होंगे। और जैसे बेस पेयर है 100 बेस पेयर है, टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 200 नाइट्रोजन बेस होंगे और 16 किसके हो गए, एडेनिन के 16 किसके हो गए,
थायमिन के बचे कितने 80 में से 40 किसके हो जाएंगे ग्वानिन के और 40 किसके हो जाएंगे साइटोसिन के। तो इस तरह से कि एक डीएनए के अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही क्या होंगे साइटोसिन होंगे। ये इसने फर्स्ट रूल में बताया था कि प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, कि प्यूरिन किसके बराबर होते हैं पिरिमिडिन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि द रूल ऑफ बेस पेयरिंग, द रूल ऑफ बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग में बात कर रहे हैं अपन और न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग आर एडेनिन विद द थायमिन एंड द प्यूरिन adenine always pair with the pyrimidine thymine, C with G the pyrimidine cytosine and always pair the purine guanine। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस पेयर होते हैं वो एडेनिन हमेशा बाइंड करता है किसके साथ थायमिन के साथ क्या करता है बाइंड करता है। ये दोनों ही क्या है नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन होता है प्यूरिन होता है और पायरामिडिन टी होता है, थायमिन क्या होता है पायरामिडिन होता है, थायमिन क्या होता है पायरामिडिन। और एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये इसने फर्स्ट रूल के अंदर अपनी बात कही थी। ठीक है, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि एडेनिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में बाइंड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये देखो डीएनए बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग बता रखी है। यहाँ पर ये है एडेनिन, यहाँ पर क्या है एडेनिन, और एडेनिन किसके साथ बाइंड हो रहा है थायमिन के साथ क्या कर रहा है बाइंड हो रहा है। यहाँ पर ये है ग्वानिन और ये किसके साथ बाइंड हो रहा है साइटोसिन के साथ बाइंड हो रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि एडेनिन और थायमिन जब बाइंड हो रहा है तो वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एडेनिन और थायमिन जब बाइंड हो रहा है तो वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जब ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड बना रहा है तो वहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बनाता है। और एडेनिन हमेशा ही किसके साथ बाइंड होता है थायमिन के साथ बाइंड होता है। यहां पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि यहां पर इसका नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 नंबर पे क्या होता है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर 6 नंबर पर क्या होता है NH2 यानी एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, इस कारण से इसको कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। इसको क्या कहा जाता है 6 अमाइनो प्यूरिन कहा जाता है, क्योंकि 6 नंबर कार्बन पे देखो यहां पर तुम देखोगे तो 6 नंबर वाले कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है और इसी के एक हाइड्रोजन से दूसरे जो थायमिन नाइट्रोजन बेस है वहां पर ऑक्सीजन बाइंड हुआ है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में ये क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहां पर ये क्या बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यहां पर अपन डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं अपन नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में या आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डीएनए जो चारगाव था उसने फर्स्ट रूल तो क्या दिया था कि प्यूरिन्स किसके बराबर होते हैं पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं, कि जितना प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या होंगे पिरिमिडिन्स होंगे। और एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड बनाता है थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। सेकेंड इसने क्या बताया द कंपोजिशन ऑफ डीएनए, क्या बताया द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेराइज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनोदर स्पीसीज, वन स्पीसीज टू अनोदर स्पीसीज, वेराइज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनोदर स्पीसीज, यानी वेरी करता है, वेरी करता है मतलब द कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जो कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनोदर स्पीसीज, यानी डीएनए का जो कंपोजिशन होता है वो सभी स्पीसीज में सेम नहीं होता है। जैसे किसी के अंदर एडेनिन का परसेंट वो
एडेनिन प्यूरिन का परसेंटेज ज़्यादा हो, किसी के अंदर पिरिमिडिन का परसेंटेज ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में जो नाइट्रोजन बेस है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, लेकिन चाहे कोई सी भी स्पीसीज हो उसमें एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, प्यूरिन थाइमिन के साथ बाइंड होगा, और प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, पायरामिडिन के साथ बाइंड होता है। ये दो रूल्स बताए थे। रूल फर्स्ट तो क्या कहता है कि प्यूरिन्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं, पायरामिडिन्स के बराबर होते हैं। और दूसरे रूल में ये कहा कि जितना जो कंपोजिशन होता है किसका, डीएनए का जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है या वेरी करता है। ये दो रूल्स इसने बताए थे। अब इसके रूल्स के कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, कंक्लूजन निकलता है कि इसने एक चीज बताई कि क्या क्या इसके कंक्लूजन निकला है। हेंस अपन देखते हैं कि द मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन टू थाइमिन इक्वल्स टू 1, यानी मोलर रेशियो की बात करें कि एडेनिन इक्वल अपॉन थाइमिन, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी द मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन टू थाइमिन इक्वल टू 1 एंड सेम फॉर गवानिन एंड साइटोसिन। और जो गवानिन और जैसे गवानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। गवानिन और साइटोसिन का रेशियो भी क्या होता है, 1 होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट में इसने क्या कहा, यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला कि द मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन टू थाइमिन इक्वल टू 1 एंड सेम फॉर जी एंड सी। यानी एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और गवानिन और साइटोसिन का रेशियो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या निकलता है इसका, मीन्स कि द सम ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडिन्स आर इक्वल, कि जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरामिडिन्स होंगे। अब जैसे बात करें कि प्यूरिन के अंदर क्या क्या आते हैं, प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन प्लस गवानिन, प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है, एडेनिन प्लस गवानिन। पायरामिडिन के अंदर क्या आता है, थाइमिन प्लस साइटोसिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन आता है। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पायरामिडिन होंगे। इसका इस तरह से अपन लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस गवानिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन। इनका भी जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब जितने प्यूरिन होंगे और उतने ही क्या होंगे, पायरामिडिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने एडेनिन होंगे और एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है थाइमिन, एडेनिन जितने होंगे उतने ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गवानिन होंगे। तो सम ऑफ प्यूरिन और पायरामिडिन आर इक्वल, यानी टोटल करके देखें तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होते हैं, पायरामिडिन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट में देखें अपन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन गवानिन डज नॉट नेसेसरी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर बात कर रहा है किसकी, परसेंटेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है कि परसेंटेज किसका, साइटोसिन एंड गवानिन का परसेंटेज डज नॉट नेसेसरी इक्वल, यानी गवानिन और साइटोसिन का परसेंटेज इक्वल नहीं होता है किसके, एडेनिन और थाइमिन के। यानी अपन ये नहीं कह सकते कि जितने एडेनिन प्लस थाइमिन होंगे और गवानिन प्लस साइटोसिन होंगे, इनका रेशियो 1 होगा। ये अपन नहीं कह सकते क्योंकि एडेनिन और थाइमिन का रेशियो डिफरेंट हो सकता है गवानिन और साइटोसिन के रेशियो के अंदर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे परसेंटेज की बात कर रही है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100% बेस पेयर है, ठीक है। 100% बेस पेयर में अपन बात करें तो 100% बेस पेयर में 30% मान लो एडेनिन है, 30% क्या है, एडेनिन है। और मान लो कि 30% एडेनिन है और 20% गवानिन है, 20% क्या है, गवानिन है। अब देखें यहाँ पर तो जितने एडेनिन होंगे, एडेनिन का परसेंटेज होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन का परसेंटेज। तो 30% ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे। और 30% के बाद में देखिए तो 20% क्या होंगे, गवानिन है, तो 20% ही साइटोसिन है। यहाँ पर देखोगे एडेनिन और थाइमिन का टोटल करें तो एडेनिन और थाइमिन का टोटल होता है 60%। और यहाँ पर देखें अपन गवानिन और साइटोसिन का
टोटल करें तो ग्वानिन और साइटोसिन का होता है 40%। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन का जो परसेंटेज है वो किसके बराबर नहीं होता? ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होता। तो इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 पॉइंट निकलते हैं, कौन सा? कि मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन और थायमिन इक्वल होता है, कि एडेनिन और थायमिन का जो मोलर रेशियो होता है वो 1 होता है, ग्वानिन और साइटोसिन का मोलर रेशियो 1 होता है। सम ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन आज इक्वल, यानी जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरामिडिन होंगे, लेकिन ये परसेंटेज साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज इक्वल नहीं होगा किसके? एडेनिन और थायमिन के। ये अपन ने यहाँ पर एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखा कि 100% अगर कोई क्या है बेस पेयर है जिसमें से 30% एडेनिन है तो 30% ही क्या होगा? थायमिन होगा, और 20% ग्वानिन है तो 20% ही क्या होगा? साइटोसिन होगा, और इनका रेशियो आएगा 60% 40%, और इसका रेशियो 1 नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए क्या? ठीक है। इसी के अनुसार अपन बात करें कि ये पूरा जो चारगाफ रूल होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चारगाफ रूल में फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और यहाँ पर इसके पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। अब बात करें अपन, यहाँ पर देखो कुछ चारगाफ ने क्या किया था? कुछ परसेंटेज दिया था डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का। जैसे यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यू, यहाँ पर सिप थाइमस ले रखा है, रेट बोन मेरो ले रखा है, यीस्ट ले रखा है, इकोलाई ले रखा है, साल्मन स्पर्म ले रखा है, ह्यूमन स्पर्म ले रखा है। यहाँ पर उसने परसेंटेज दिया है किसका? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि जितना एडेनिन का परसेंटेज होगा उतना ही थायमिन का परसेंटेज होगा। यानी देखो तो यहाँ पर 29.3% है, यहाँ पर 28.3, तो लगभग क्या है? इक्वल है। और यहाँ पर देखोगे ह्यूमन स्पर्म में जो एडेनिन का परसेंटेज होता है वो 30.9% होता है, और थायमिन का भी 30 लेकिन यहाँ पर देखोगे ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो कुछ दोनों का सिमिलर आता है, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन का रेशियो क्या होता है? थोड़ा डिफरेंट आता है। यहाँ पर देखें तो एडेनिन और ग्वानिन अपॉन थायमिन और साइटोसिन, यहाँ पर अपन ने अभी बात की थी कि एडेनिन और ग्वानिन प्लस एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन प्लस साइटोसिन, इनका रेशियो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर देखो सभी का रेशियो 1 आ रहा है, 1.03, 1.02, 1, 1.04, 1.02, 1, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो ये होते हैं प्यूरिन इक्वल टू पायरामिडिन, यानी जितना प्यूरिन का रेशियो होगा उतना ही पायरामिडिन का रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ पर एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो 1.36, 1.36, 1.80, 1.47, तो इनका रेशियो क्या होता है? डिफरेंट आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा उन्होंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, 2 क्वेश्चंस हैं अपने, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि डीएनए इक्विवेलेंस रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 120 एडेनिन। एक कोई डीएनए का क्या है? सेगमेंट है। एक क्या है? कोई डीएनए का सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के अंदर 120 क्या है? एडेनिन है। इस सेगमेंट के अंदर क्या है? 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन, 120 साइटोसिन बेसेस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेगमेंट। इसमें क्या पूछा गया है कि दे क्या रखा है कि 120 120 क्या है? एडेनिन है, 120 क्या है? साइटोसिन है, और पूछ रहा है कि इस जो डीएनए का सेगमेंट था इसमें टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहाँ पर अपन अगर लगाएं डीएनए इक्विवेलेंस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो जितने अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड होता है? थायमिन के साथ बाइंड होता है। तो एडेनिन किसके साथ बाइंड होगा? थायमिन के साथ। अब अपन ने बोला था कि एडेनिन और थायमिन का मोलर रेशियो क्या होता है? 1 होता है, यानी जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? थायमिन होंगे। तो जितने एडेनिन है तो थायमिन कितने होंगे? 120 होंगे, ठीक है। अब बात करें साइटोसिन, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही क्या होंगे? ग्वानिन होंगे, और ग्वानिन का रेशियो कितना आएगा? 120। तो एक डीएनए के अंदर कितने होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इन चारों का टोटल पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 120 एडेनिन, 120 साइटोसिन बेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेगमेंट, तो टोटल कितने होंगे? टोटल करके देख लो चारों को,
480। टोटल कितने बेस पेयर हैं? 480 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे एक डीएनए के अंदर। दूसरा क्वेश्चंस की बात करें कि वन सीक्वेंस एनालाइज ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रिजल्ट शो द कंटेंट ऑफ साइटोसिन वाज 20%। यानी दूसरे आंसर की बात करें कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर बात करें कि साइटोसिन का कंटेंट है, साइटोसिन कितने परसेंट है? 20% है। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन पुट टुगेदर? यहां पर देखो पूछा दिया क्या है? साइटोसिन का अमाउंट दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है, और पूछ क्या रहा है? एडेनिन और थायमिन का टोटल अमाउंट कितना होगा? एडेनिन और थायमिन का टोटल अमाउंट परसेंटेज में कितना होगा? यहाँ पर साइटोसिन का अमाउंट 20% है, तो साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ग्वानिन के साथ। तो ग्वानिन का परसेंटेज भी कितना होगा? 20%। 100% टोटल अमाउंट था, 100 में से कितने परसेंट? 20 40% क्या हो गए? साइटोसिन और ग्वानिन हो गए। बचा कितना? 60%। और 60% में क्या हो जाएंगे? एडेनिन और थायमिन। तो 60% में 3% क्या हो जाएगा? 30% एडेनिन और 30% क्या हो जाएगा? थायमिन, और इसका टोटल आ जाएगा 60% अमाउंट। ये अपने को किसके बेसिस पे पता लगा? डीएनए इक्विवेलेंस रूल के बेसिस पे पता लगा कि 30% क्या था, यानी 20% क्या दिया गया था अपने पास? साइटोसिन दिया गया था। तो साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ग्वानिन के साथ। तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा? ग्वानिन होगा। और अपने को एडेनिन और थायमिन का दोनों का जो परसेंटेज अमाउंट पूछ रहा है यहाँ पर, तो दोनों 100% टोटल कितना होता है? 100% में से 40% क्या हो गया? साइटोसिन और ग्वानिन का हो गया, बचा 60%। 60% में 30% एडेनिन का और 30% थायमिन का। ये होता है इक्विवेलेंस रूल, डीएनए इक्विवेलेंस रूल्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए की। उससे पहले मैं बता दूं कि डीएनए के स्ट्रक्चर से पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा है डीएनए इक्विवेलेंस रूल। डीएनए इक्विवेलेंस रूल्स के 2 रूल्स थे। दिया किसने था? चारगाफ ने दिया था, और 1950 में इसको प्रपोज किया था। 1980 से वो क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कंपोजिशन ऑफ डीएनए की इसने स्टडी की थी, लेकिन 1950 में उसने प्रपोज किया था एक डीएनए इक्विवेलेंस रूल। डीएनए इक्विवेलेंस रूल्स का फुल फर्स्ट क्या कहता है कि प्यूरिन्स इक्वल टू पायरामिडिन। प्यूरिन्स हमेशा किसके बराबर होंगे? पायरामिडिन्स के बराबर होंगे। और दूसरा जो रूल्स कहता है कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में जो डीएनए का जो रेशियो होता है, वो सॉरी डिफरेंट स्पीसीज में डीएनए का जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, बाद में अपन ने बात की थी कि एडेनिन और थायमिन का रेशियो 1 होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो भी 1 होता है। प्यूरिन और पायरामिडिन का रेशियो भी क्या होता है? 1 होता है। और परसेंटेज सेम नहीं रहते, चाहे प्यूरिन हो चाहे पायरामिडिन हो, इनका परसेंटेज सेम नहीं रहता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपना जो यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दे रखी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ट्रिप्लेक्स डीएनए, क्वाड्रप्लेक्स डीएनए, टेट्राप्लेक्स डीएनए, ठीक है, कुर्सिफॉर्म डीएनए, स्लेप्ड डीएनए, ये बहुत सारे क्या दे रखे हैं? डीएनए दे रखे हैं। तो उनको पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। although the name of nucleic acid, डीएनए से पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है। डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सजेस्ट देयर लोकेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स। न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, सर्टेन ऑफ देम आर हाउएवर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यानी बात क्या कहना चाह रहा है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड यानी सजेस्ट, इसकी लोकेशन कहां पर होती है? न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की न्यूक्लियाई में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड सर्टेन ऑफ देम आर हाउएवर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और कहीं किसी सेल्स के अंदर ये कहां पर भी होता है? साइटोप्लाज्म में, या कुछ अमाउंट में ये कहां पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। और डीएनए मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाई ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द न्यूक्लिक एसिड आर हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं
जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये क्या होते हैं, जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हेरिडिटी डिटर्मिनेंट, यानी जो हेरिडिटी मतलब वंशानुगत, यानी लगातार वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स के अंदर और कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी अपन ने बात की तो न्यूक्लिक एसिड्स आर हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट करते हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। थर्ड पॉइंट की बात करें, देयर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो डीएनए होता है या मोलिकुलर बायोलॉजी होती है उसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, और डीएनए एक प्रकार का क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्ट लिविंग सेल्स, कहां पर प्रेजेंट होता है, मोस्ट लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आइदर इन द फ्री स्टेट और बाउंड टू प्रोटीन एज न्यूक्लियोप्रोटीन, आइदर इन द फ्री स्टेट के साथ ये बाइंड होता है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ एज न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी अगर ये किसके साथ बाइंड होता है, प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियो मतलब जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, जैसे बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, लाइक द प्रोटीन्स, ये क्या कैसे इसको समझने के लिए अपन बात करें, प्रोटीन के जैसा होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड आर बाइपोलिमर ऑफ हायर मोलिकुलर वेट विथ मोनोन्यूक्लियोटाइड एज देयर रिपीटिंग यूनिट, जस्ट एज अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में कि जैसे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो किसके जैसे माने गए हैं, प्रोटीन के जैसे माने गए, जैसे प्रोटीन्स का जो प्रोटीन्स होती है, जैसे प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन की एक प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगी तो उसी की तरह जैसे मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह से अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है वैसे ही मोनोन्यूक्लियोटाइड किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है, डीएनए, एंड दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। यानी उसकी न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेल्स के अंदर दोनों टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इज फाउंड मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल। डीएनए कहाँ पर होता है, मेनली कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमेटिन ऑफ द सेल, यानी सेल के क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है। ये अपन क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, ये अपन डीएनए की जब पैकेजिंग पढ़ेंगे वहां पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन्स यानी डीएनए फाउंड इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल्स, सेल न्यूक्लियस, whereas most of the RNA 90% is present in cell cytoplasm and little 10% of nucleus। जो RNA होता है वो 90% कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और 10% कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। और डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ पर, न्यूक्लियस के। इट मे बी एडेड दैट
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आल्सो एग्जिस्ट, इट अकर्स फॉर एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट। कहने का मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट में और भी डीएनए होता है, जैसे न्यूक्लियस के अलावा कई जगह पर पाया जाता है। जैसे कहेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यानी इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कुछ अमाउंट डीएनए का प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात करें कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाकी यहाँ तक समझ में आया, अपन ने बात की डीएनए इक्विवेलेंस रूल्स क्या होता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की जनरल अपने स्ट्रक्चर्स की बात की है।